जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर आ गए हैं। जो टॉपिक छूट गया था वो 7th क्लास का जो चैप्टर था साइंस वाला, उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे ये अम्ल क्षार लवण के बारे में। पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे ये सूचक के आगे, क्योंकि हम उस फर्स्ट पार्ट में सूचक के बारे में पढ़ा चुके थे कि सूचक क्या होता है। तो एक बार फिर से सूचक के बारे में आप जान लीजिए कि सूचक का मतलब होता है जिसका काम क्या होता है, तो अम्ल और क्षार का पता लगाना। अम्ल और क्षार का जो पता लगाता था उसे हम क्या कहते थे, तो सूचक कहते थे। चाहे हल्दी हो गया, चाहे गुड़हल हो गया, चाहे लिटमस पत्र हो गया। जिस तरह से हम लोग पता करते थे कि अगर लाल लिटमस पत्र को नीला करना पड़ता था तो क्षार मिलाते थे, क्षार डालते थे, और नीले लिटमस पत्र को लाल करते थे तो उस टाइम पे अम्ल डालते थे, अम्ल की विलयन डालते थे, बोल सकेंगे उसको ही, या फिर डायरेक्ट बोलेंगे अम्ल के घोल में भी डालेंगे तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे क्या करता था, यानी कि लिटमस पत्र या सूचक क्या करता था, अपना रंग चेंज कर लेता था, जिस वजह से हम यह पता कर लेते थे कि यह विलयन अम्लीय है या यह विलयन क्षारीय है। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जो होता है वो बुखार नापने के लिए, बुखार को जांचने के लिए थर्मामीटर यूज करता है कि नहीं करता है। उसी तरह से हम अम्ल क्षार को पता लगाने के लिए कौन से चीज का यूज करते हैं, तो सूचक जैसे पदार्थों का यूज करते हैं। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। सूचक के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे उदासीन विलयन। ये क्या होता है? उदासीन विलयन को हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है ना ही इसमें अम्ल की प्रकृति होगी, ना ही इसमें क्षार की प्रकृति होगी। यानी एक वैसा पदार्थ होगा, एक वैसी पदार्थ होगा जिसमें ना ही अम्ल की गुण पाया जाएगा, ना ही क्षार का गुण पाया जाएगा। हम उसे क्या कहेंगे, तो उदासीन विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो उदासीन विलयन कहेंगे। यानी हम बोल सकते हैं ना कि इस पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, तो ना ही अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, और ना ही क्षारीय होती है। वैसे ही विलयन क्या कहलाता है, तो उदासीन विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो उदासीन विलयन कहलाता है। यानी कि अगर हम इस तरह के विलयन में, पहले यहाँ पे समझिए विलयन होता क्या है। विलयन का मतलब होता है घोल, किसी चीज का घोल होना, चाहे वो अम्ल का घोल हो, चाहे क्षार का घोल हो, आई डोंट नो। विलयन का मतलब होता है घोल। तो हमेशा याद रखिएगा कि उदासीन विलयन जो होता है वैसी विलयन होती है जिसकी प्रकृति नहीं अम्लीय होती है और नहीं क्षारीय होती है। जैसे कि जल, जल भी एक प्रकार का उदासीन विलयन है, क्योंकि उदासीन विलयन जो होता है उसके पास किसी भी तरह का क्या होता है, तो ना अम्ल का गुण होता है, ना ही क्षार का गुण होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा कितना होगा, तो 7 होगा। कितना होगा, तो 7 होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। पीएच जो होता है अम्ल को या क्षार को पता लगाने के लिए एक प्रकार का स्केल होता है। चलिए अब हम बोल सकते हैं ना उदासीन के बारे में कि उदासीन विलयन में अगर हम लिटमस पत्र को रखेंगे, लिटमस पत्र को रखेंगे तो इसका रंग कैसा होगा। तो लिटमस पत्र को रखेंगे, चाहे किसी भी तरह का सूचक पदार्थ को रखेंगे, उसका रंग किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम उदासीन विलयन में लिटमस पत्र रखेंगे तो इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यह एक ऐसा विलयन होगा जिसमें किसी भी तरह का अम्ल और क्षार के बारे में मुझे इंडिकेट नहीं करेगा, बताएगा नहीं। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। ये अम्ल वर्षा होता क्या है? एसिड रेन। अम्ल वर्षा क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अम्ल वर्षा का मतलब होता है वैसी वर्षा जिसके जल में क्या पाया जाता हो, तो अम्ल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो अम्लीय वर्षा कहेंगे। अब ये निर्माण कैसा होता है, तो पहले हम ये सोचते हैं, हम क्या बोलेंगे, वैसी वर्षा जिसके अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता होगा, तो अम्ल पाया जाता होगा, हम उसे क्या कहेंगे, तो एसिड रेन कहेंगे। अगर हम बात करें इसके निर्माण में कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो हमारे धरती पे, पृथ्वी पे अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण होता है कि नहीं होता है। चाहे वो गाड़ी की सहायता से हो, चाहे फैक्ट्री की सहायता से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, होता ही है ना प्रदूषण। तो वही सब प्रदूषण कहाँ आता है, वायुमंडल में जाता है कि नहीं आता है। ये हमारे वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। और ये सब क्या होते हैं कि हमारे वायुमंडल में प्रदूषक पदार्थ ही उपस्थित होते हैं। उसके साथ साथ में हमारे वायुमंडल में क्या होता है, तो जल का वाष्प भी प्राप्त होता है। यानी क्या कर लेंगे, ये सभी के सभी पदार्थ जल के साथ क्या करेंगे, तो मिल जाएंगे, जल के साथ
क्या कर लेंगे तो मिल जाएंगे, और जल के साथ मिलेंगे यानी जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या कर लेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगे। उसके साथ साथ में और क्या बना सकते हैं तो कार्बनिक अम्ल बना लेंगे, और क्या बना लेंगे तो नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे। और ये सभी के सभी अम्ल जो है वो खास करके क्या करते हैं तो अम्ल वर्षा के निर्माण में सबसे ज्यादा मात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ जो होता है अम्ल वर्षा में भूमिका निभाता है या अम्ल वर्षा का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन कौन सा हो गया तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये तीनों अम्ल जो होता है वो खास करके किस चीज का निर्माण करते हैं तो अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। और हम बात करते हैं अम्ल वर्षा का प्रभाव के बारे में। तो अम्ल वर्षा का जो प्रभाव होता है यानी इफेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि ताजमहल जो है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है तो काला पड़ रहा है। तो किस वजह से काला पड़ रहा है, इसी अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है तो काला पड़ रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जा रहा है, कार्बनिक अम्ल पाया जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल पाया जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है कि वो जो उजला संगमरमर है उसे क्या कर रहा है धीरे धीरे तो काला कर रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि जितने सारे क्या बोल सकते हैं इसको तो ऐतिहासिक धरोहर बोले चाहे ऐतिहासिक इमारत बोले, इन सभी के क्या हो रहे हैं तो खराब हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। कैसे कि क्या कर रहा है ये मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ा रहा है, और जैसे ही मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ाएगा तो नहीं सही से पेड़ पौधा और नहीं सही से फसल उत्पन्न हो पाएगा, सभी के सभी क्या हो जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ क्या पड़ेगा तो जीव जंतु को खराब करता है, जीव जंतु को प्रभाव करता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि आप लोग के मम्मी पापा भी बहुत बार मना करते होंगे कि जब कभी भी पहली बार बारिश होता है तो ये बोलते होंगे कि नहीं नहाने के लिए, क्योंकि जब पहली बार बारिश होता है तो हमारे वायुमंडल में तो बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ होते हैं, उन सभी से क्या कर लेते हैं तो आपस में जलवाष्प अभिक्रिया कर लेते हैं, और अभिक्रिया करेंगे तो जैसे वर्षा का रूप लेगा, वह बादल का रूप लेगा, और बादल जो है वर्षा के रूप में धरती के ऊपर पृष्ठ पे पड़ेगा ही। तो लोगों के ऊपर जैसे ही यह वर्षा पड़ेगा तो क्या करेगा तो चर्म रोग का उत्पन्न करेगा गण। तो इन सभी बीमारियों का क्या कर देता है तो कारण बनता है गण ये अम्ल वर्षा। इसलिए लोग बोलते हैं कि पहली बारिश में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। तो ये सभी किसका प्रभाव है तो अम्ल वर्षा का प्रभाव है। हम अभी पढ़ रहे हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ रहा है। जब हम इसके बारे में हायर एजुकेशन में जाएंगे, जब 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, उस टाइम पे हम अम्ल वर्षा के बारे में बहुत सारा पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये छोटे लेवल का है तो छोटा ही कम पढ़ना पड़ता है इसमें। तो हम बोल सकते हैं ना कि एसिड रेन क्या आता है तो एसिड रेन में बोलेंगे वैसी वर्षा जिसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होती होगी। इसका निर्माण कैसे होता है तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ होते हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या कर लेते हैं जल की बूंदों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और ये सभी जब जो है धरती के ऊपर बरसता है वर्षा के रूप में तो क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हो गया, चाहे वो आप सुने होंगे लाल किला के बारे में, आप सुने होंगे ताजमहल के बारे में भी सुने होंगे, तो ये सब क्या हो रहा है तो खराब हो रहा है। कृषि कार्य में बाधा करता है, क्योंकि खेत में क्या होता है उसकी अम्लीयता बढ़ जाता है, और खेत की अम्लीयता बढ़ेगा तो वहाँ पे सही से पेड़ पौधा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं जीव जंतु को भी अत्यधिक मात्रा में क्या करता है तो प्रभाव करता है। तो हम इसे क्या कहते हैं तो अम्ल वर्षा ही इसे हम कहते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं उदासीनीकरण के बारे में कि ये उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण होता है, उदासीनीकरण का मतलब होता है कि जब कभी अम्ल और क्षार आपस में मिलती है यानी कि अभिक्रिया कर लेती है तो क्या बनाती है तो
एक नए पदार्थ का निर्माण करती है जिसमें लवण और जल प्राप्त होता है और उसके साथ साथ में उष्मा का क्या होता है तो उत्सर्जन होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण को हम क्या बोलेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अंग्रेजी में से बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ना, जब कभी भी हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करा देते हैं या फिर आसान भाषा में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है तो लवण बन जाता है और जल बन जाता है, और उसके साथ साथ में उष्मा जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में क्या होता है तो उत्सर्जित होता है। उष्मा क्या होता है तो उत्सर्जित होता है। तो हम उसे क्या कहेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसा होता है तो उष्माक्षेपी। यह कैसी अभिक्रिया होती है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे एक शब्द है उष्माक्षेपी, और एक और आप सुनेंगे उष्माशोषी। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी का मतलब होता है जब कभी केमिकल रिएक्शन के टाइम यानी रासायनिक अभिक्रिया के समय उष्मा का अगर जरूरत पड़ता है, यानी उष्मा को अगर अवशोषित करता है पदार्थ ना रिएक्शन के टाइम पे, तो हम उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिस टाइम पे जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का क्या होता है उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलता है, तो हम उसे कहते हैं उष्मा का उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है तो नया पदार्थ निर्माण होता है। वह कौन सा नया पदार्थ होता है तो लवण होता है। और लवण की प्रकृति जो होती है, लवण की जो प्रकृति होती है वह या तो अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या लवणीय हो सकता है, या लवणीय हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। वो कौन सा पदार्थ होता है तो लवण होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय होती होगी, या क्षारीय होती होगी, या कैसी होती है तो लवणीय होती होगी। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि लवण का जो प्रकृति होता है वो हमेशा लवणीय होता है, ये कभी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आप जब 10th में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं एक नया टर्म इसमें पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में, आपको पढ़ने को मिलेगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में। उस टाइम पे क्या होता है ना कि अगर हम प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ क्या करते हैं रिएक्शन कराते थे ना, तो इस टाइम पे हमको तो जल तो मिल ही रहा है और साथ साथ में क्या मिलता है तो लवण मिलता है। तो यहाँ पे जो लवण प्राप्त होता है ना, इसकी प्रकृति लवणीय होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, यानी कि प्रबल अम्ल भी है और प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे लवण का जो प्रकृति होगा वह लवणीय ही होता है। लेकिन आप जब कभी भी पढ़िएगा कि प्रबल अम्ल अगर दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है तब इस टाइम पे लवण बनता है। लेकिन यहाँ पे लवण की जो प्रकृति होती है कैसी होती है तो लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। क्योंकि यहाँ पे अम्ल जो है वह प्रबल अम्ल है, यानी कि यहाँ पे अम्ल जो है वो स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यहाँ पे मजबूत अम्ल है। लेकिन जब कभी हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो लवण तो बनता ही है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है तो यहाँ पे क्षार की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्षार जो है वो प्रबल क्षार है, यहाँ पे क्षार कैसा है तो मजबूत। हम बोल सकते हैं प्रबल मतलब मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण क्या होता है लवण की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है तो क्षारीय होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे प्रूफ कि अगर हम प्रबल रहेगा तो लवणीय मिलेगा, लेकिन जैसे ही कोई एक पदार्थ प्रबल होगा, चाहे वो अम्ल हो गया चाहे वो क्षार हो गया, अगर प्रबल अम्ल के साथ अगर दुर्बल क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे अम्लीय होता है, क्योंकि ये अपना गुण वहां पे दिखाता है। और जहाँ पे दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो अपना ही प्रकृति अगले नए पदार्थ में दिखलाता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ के रूप में जो अम्ल बनता है लवण बनता है, यह लवण की प्रकृति कैसी कैसी होती है तो अम्लीय होगी, या क्षारीय होगी, या लवणीय होगी। ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में कि हाँ इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
जैसे कि हम एक क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है कि नहीं, उसके साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है कि नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में जब अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है, जल का निर्माण करती है, और साथ में NaCl का निर्माण करती है। NaCl का मतलब होता है लवण, H2O का मतलब होता है जल, इसका मतलब होता है जल, इसका मतलब होता है लवण। सोडियम क्लोराइड जो आप लोग नमक खाते हैं वही नमक है, सोडियम क्लोराइड वही नमक है, साधारण नमक हम इसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये इसका है स्ट्रक्चर। हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो जल प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त होता है, तो लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो जल और लवण दोनों प्राप्त होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके ये हम तो पढ़ लिए, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये तो समझ में आ ही गया। तो हम बोल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लवण की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, तो कौन सा होगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान होता है। क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल क्षार मिल करके नए पदार्थ लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो लवण का निर्माण करता है। चलिए अब हम अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का प्रयोग। किस तरह से उदासीनीकरण जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक चीज बहुत बड़ा फेमस चीज पढ़ते होंगे कि अपच हो जाता है। क्या हो जाता है, अपच हो जाता है। जब कभी भी अपच होता है ना, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि उस अपच को खत्म करने के लिए, यानी हमारे पेट में HCl की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। क्या होता है, तो HCl की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। यानी कि हमारे पेट में क्या पाया जाता है, हाँ हमारे पेट में खाना को पचाने के लिए एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl। तो यानी कि हमारे आमाशय में जो HCl है वो क्या होता है, जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है, भयानक दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, तो असहज फील होने लगता है, भयानक दर्द होने लगता है। तो उसी दर्द को खत्म करने के लिए क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या लगाते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो इस अम्लीयता के प्रभाव को खत्म कर देता है, जिससे हमें सहज महसूस होने लगता है। कैसा होता है, तो मुझे अच्छा फील होने लगता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ, अपच में भी उदासीनीकरण क्या करता है, तो प्रयोग करता है। तो किस तरह से करता है, क्योंकि हमारे पेट में, हमारे आमाशय में भोजन को पचाने के लिए जो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl, जब इसकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तब क्या किया जाता है कि दर्द या ऐंठन होने लगती है या फिर असहज फील होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, तो उसकी प्रभाव को खत्म करने के लिए, HCl के प्रभाव को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे क्षारक पदार्थ का यूज करते हैं। और जैसे ही HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पदार्थ मिलेगा इसमें, तो क्या कर देगा, अम्ल की प्रभाव को खत्म कर देगा, क्षार की प्रभाव को खत्म कर देगा, और क्या हो जाएगा, तो मुझे अच्छा फील होने लगता है। उसके साथ साथ में उदासीनीकरण कहाँ पे प्रयोग करता है, तो चींटी के डंक को खत्म करने के लिए, चींटी के डंक, एंटबाइट क्या बोलते हैं इसको, तो एंटबाइट। जब भी कभी आप देखे होंगे कि चींटी जब काटती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब लहरता है, क्योंकि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और वो फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, तो मुझे बहुत अत्यधिक मात्रा में दर्द भी पहुंचाता है, लहरता है। तो उसी फॉर्मिक अम्ल को, इस फॉर्मिक अम्ल को खत्म करने के लिए ना, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल एक प्रकार का एसिड है, और ये इस एसिड को खत्म करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए या फिर इसके उपचार करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो नमी युक्त वाले, क्या करते हैं, नमी युक्त वाले बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हो, नमी युक्त वाले बेकिंग सोडा का यूज करते हैं।
और जैसे ही नमी युक्त वाला बेकिंग सोडा जहाँ पे चींटी काटा है उस जगह पे उस बेकिंग सोडा को लगाया जाता है तो क्या होने लगता है, तो अच्छा फील होने लगता है, यानी उसकी प्रभाव क्या होने लगती है, धीरे धीरे तो खत्म होने लगती है। तो हम बोलेंगे ना चींटी के डंक के में पाया जाता है फॉर्मिकल। इस फॉर्मिक अम्ल को हमारे मांसपेशियों में जो फॉर्मिक अम्ल आ जाते हैं जिससे कि अत्यधिक मात्रा में दर्द होने लगती है, इस दर्द को खत्म करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगला कहाँ यूज करता है, तो ऐसे तो बहुत सारा यूज होता है, लेकिन जो फेमस फेमस चीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मिट्टी के उपचार में, मिट्टी के उपचार में कैसे, आप जब कभी भी देखे होंगे किसान को अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फसल उत्पादन बहुत अच्छा हो, उसके लिए क्या करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, तो रासायनिक खाद का यूज करते हैं, सर रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं। क्योंकि उर्वरक बनता है फैक्ट्री में, खाद बनता है खेत में, तो रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं। चलिए ऊपर लिख लेते हैं, मिट्टी के उपचार। नीचे दिखाई नहीं दिया होगा। तो मिट्टी के उपचार में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि हम खेती करते हैं तो खेती करने टाइम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक का यूज अत्यधिक मात्रा में करते हैं, अत्यधिक एक्सेसिवली करते हैं, क्योंकि किसानों को चाहिए अत्यधिक मात्रा में फसल का प्रोडक्ट उत्पादन अत्यधिक मात्रा में चाहिए। तो जैसे ही अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का यूज करेंगे तो रासायनिक उर्वरक में क्या पाया जाता होगा, अम्ल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा। और जैसे ही रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक मात्रा में यूज करेंगे तो क्षेत्र में अम्लीयता बढ़ जाएगा। तो क्या वहाँ पे फसल सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फसल को सही करने के लिए, खेत की मिट्टी की अम्लीयता को खत्म करने के लिए आप जरूर देखे होंगे कि चूना का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो चूना का यूज करते हैं, यानी कि इसको खत्म करने के लिए, अम्लीयता की मात्रा को खत्म करने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, तो चूना का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। और उसके साथ साथ किसका यूज करते हैं, तो बूझा हुआ चूना का भी यूज करते हैं। बूझा हुआ चूना का भी यूज किया जाता है, क्योंकि बूझा हुआ चूना में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि उदासीनीकरण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मिट्टी के उपचार में भी होता है। क्योंकि मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाता है, तो अम्लीयता की मात्रा को खत्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्षार वाले पदार्थ का यूज किया जाता है। तो कौन सा होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। और जैसे ही क्षारीय और अम्लीय आपस में मिलेगा तो इसमें अम्लीयता की प्रभाव को क्या कर देगा, तो खत्म कर देगा। उसके साथ साथ में और कहाँ यूज किया जाता है उदासीनीकरण का, तो कारखाना से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, कारखाना से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ या कचरा, इस कचरा में अत्यधिक मात्रा में अम्लीयता की गुण पाया जाता होगा या क्षारीयता की गुण पाया जाता होगा। तो क्या करता है कि इसकी उदासीनीकरण की सहायता से कारखाना से निकलने वाले कचरा को भी कचरा में जो अम्लीयता और क्षारीय होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका भी यूज किया जाता है। अब इसके अंतर्गत अगर कुछ बच गया होगा तो आगे देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ला जय हिंद।